Hey guys, welcome back to the channel. In this video, we're going to discuss about the chapter which is carbon and its compounds, which is of class 10th science chemistry section. ठीक है, अब ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग, काफी मेरा मतलब मोस्टली मेरा फेवरेट चैप्टर रहा है केमिस्ट्री पार्ट का। तो देखो, ये चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे कार्बन है, सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ना है क्या? कार्बन स्पेशल है? क्यों कार्बन स्पेशल है? और कार्बन ही ऐसी मतलब कार्बन ही ऐसी क्या खासियत है जो हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर हाइड्रोजन, सोडियम इन सबको छोड़ के हम लोग कार्बन ही क्यों पढ़ते हैं? तो इन सब चीजों की अभी हम काफी अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले समझ लेते हैं कार्बन के बारे में कुछ बेसिक से डिटेल्स। तो हमारा जो कार्बन होता है, देखो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2,4 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। वहीं पे हम बात करें अगर इसके वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके पास 4 वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इसके नेचर की, तो ये एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, ये नॉन मेटल होता है। इसके नेचर की बात करें तो ये क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। वहीं पे अगर जैसे हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये प्रोटॉन है मान लो, ये फर्स्ट शेल विच इज के, सेकेंड शेल विच इज एल। तो देखो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और 4। तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बताओ, हमारे पास यहाँ पे है 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको स्टेबल होने के लिए फॉर एक्वायरिंग स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी इट needs to lose or gain 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए जैसे हमको पता है, अगर हमें स्टेबिलिटी किसी भी एटम को देनी है तो उसके लास्ट शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 है। अगर हम इसको चारों को निकाल देते हैं तब भी ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 2 एटम्स या फिर 8 एटम्स, 2 एटम्स फर्स्ट सेल में स्टेबल होते हैं और फर्स्ट सेल के बाद सारे सेल्स में 8 एटम्स होने चाहिए, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलती है। अगर ये 4 निकाल देंगे तो 2 हो जाएंगे, इस हिसाब से भी स्टेबल हो जाएगा। और वहीं अगर हम 4 इसको ला के दे दें तब भी 8 हो जाएंगे आउटर सेल में, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, क्यों नहीं होता है? और अगर नहीं होता है तो कार्बन स्टेबल क्यों है? अगर आपने देखा हो तो हम जब CO2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लगता है। ऑक्सीजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे। कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये ले जाता है। ये काफी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, इसकी चिंता मत करो। पहले ये सोचो ये बनाता क्यों नहीं है बॉन्ड। ठीक है, अब देखो बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। अब इसका रीजन बहुत बेसिक सा और सिंपल सा रीजन है। तो बेसिकली देखो क्या होता है, एक कार्बन जो है मान लो, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है ये हमने चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ रखा है, लेकिन एक बार बेसिकली बता देते। देखो जो बॉन्ड आयंस की शेयरिंग से बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली या फिर आयंस हम अपना दे देते हैं। पॉजिटिव आयन मान लो सोडियम ने अपना पॉजिटिव आयन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कार्बन इस तरह का कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता है। तो फिर कार्बन करता क्या है, तो बनाता क्यों नहीं है, पहले ये समझते। देखो अब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिले या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। तो अगर 4 मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस होते हैं, अगर अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो क्या होगा, इसका जो, अगर ये 4 हो गए तो इसके आउटर सेल तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो इसका प्रोटॉन होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास 4 वर्कर्स हैं, ठीक है, 6 वर्कर्स हैं, 6 वर्कर्स हैं, और वो 100, मान लो 100 कुछ 100 100 काम है, 100 काम की लिस्ट है,
और वो 6 वर्कर काफी अच्छी तरीके से 100 काम को फुलफिलमेंट की तौर पे कर पाते हैं, जैसे पूरी खुशी संतुष्टि के साथ, और उससे ज्यादा ना कर सकते हैं वो, और उससे कम तो कर सकते हैं, मतलब वो अगर कामचोर होते हैं वो अलग बात है, लेकिन 100 काम उनकी मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो ये 100 काम था, वहीं पे अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में थे, हम इसको ट्वाइस कर देते हैं, मतलब 6 वर्कर पे हम लोग 180 काम का प्रेशर डाल रहे हैं। 180 काम का तो क्या वो अच्छे से सरवाइव करेंगे? तो ऐसा सरवाइव नहीं करेंगे, वो उन लोग के ऊपर प्रेशर, सरवाइव तो करेंगे, प्रेशर आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे भी हमारे प्रोटॉन के ऊपर प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से जो शेल्स होते हैं, आउटर शेल्स, वो दूर जाने लगते हैं। जैसे अगर आप किसी चीज को खींच के रखो, आप 4 लोगों को मान लो संभाल सकते हो खींच के, उधर 4 लोग हैं उस साइड, तो अगर उधर 4 और एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो वो आपको खींच लेंगे, मतलब उनकी शेल, मान लो ये शेल को मैंने खींच के रखा है, अगर 4 और आ गए तो वो और ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगी, जिसकी वजह से इसकी लिमिट इस बेसिस से भी ये जो होता है सरवाइव नहीं, मतलब स्टेबल नहीं होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें इसके 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं, लूज करने की, 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकता है? देखो, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो लूज करने के बाद समझो ये कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका जो मेन एटम है, इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 6, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा? इस पे ज्यादा प्रेशर डालेगा। अगर मान लो बच्चे ज्यादा है, सिलेबस बहुत छोटा सा है, तो टॉपर सब नहीं बन जाएंगे, तो वैसे ये प्रेशर इस पे ज्यादा डालेगा, जिसकी वजह से इसको ज्यादा खींच देगा। देखो, अगर इधर ज्यादा हो गए तो ये दूर चले जाएंगे, अगर इधर ज्यादा हो गए तो वो उसको खींच, अगर मेरे तरफ ज्यादा हो गए तो मैं इधर खींच लूंगा, उनकी तरफ ज्यादा हो गए तो वो मुझे खींच लेंगे, तो स्टेबिलिटी किसी भी केस में नहीं मिलेगी। देखो, यहाँ पे क्या होगा, आप 6 प्रोटॉन्स का प्रेशर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पे डाल रहे हो, जिसकी वजह से ये आके कोलैप्स कर जाएंगे प्रोटॉन में, जिसकी वजह से भी ये कंपाउंड स्टेबल नहीं हो पाएगा। अब तो फिर इसको स्टेबिलिटी मिलती कैसे है? तो अब देखो, इसको स्टेबिलिटी मिलती है, हमारे कार्बन बनाता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि फॉर्म्ड किससे फॉर्म्ड होता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ना कि वो कंप्लीट किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ना ही वो किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वो सिर्फ शेयर करता है। जैसे बेसिकली एक स्ट्रक्चर से समझते हैं, जिसका हमने एग्जांपल लिया था CO2। कार्बन के पास हमारे पास कितनी वैलेंसी है? 4। ऑक्सीजन के पास कितनी है? 2 की वैलेंसी, इसके पास 6 है, इसके पास 4 है, और इलेक्ट्रॉन्स इसको कितनी नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन्स नीड है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स नीड है। तो कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा है। तो अब यह क्या करेगा? इसे शेयर कर देगा, इससे ये शेयर कर देगा। अब ये इसका ऑक्टेट, ये इसका ऑक्टेट, और ये ऑक्टेट हमारे कार्बन का। अब काउंट करो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का तो कोटा पूरा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन भी फुलफिल्ड, मतलब हर एक शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हमारा कंप्लीट इसको ना दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ना इसका इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, सिर्फ शेयरिंग कर रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि ये तुम मेरा बॉल रखो और कुछ दिन बाद दे देना, तो हमारे बीच में बॉन्डिंग बन जाती है। मतलब जैसे मान लो, ऐसे ऐसे समझते हैं कि मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं था, मैंने क्या किया, एक बॉल उसको दे दी। अब मेरे दिमाग में रहेगा, हाँ वो आदमी, उसको मैंने पहचान लिया, उससे मेरी बॉन्डिंग बन गई, लेकिन किसकी वजह से? एक बॉल देने की वजह से। लेकिन बॉल तो अभी भी मेरी है ना, शेयरिंग तो हुई ना। तो शेयरिंग, इसी शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन के पेयर, मतलब शेयरिंग जब इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ऐसे टाइप को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, लाइक H2 का बॉन्ड, O2 का बॉन्ड, N2 का बॉन्ड। ये सब बेसिक बॉन्ड्स हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है,
कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हमने देख ली। अब हमें देखना है थ्री टाइप्स नहीं, थ्री एग्जांपल्स, H2O2 और N2। तो H2 में H का जो आउटर शेल होता है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको नीड कितने की होती है, एक की नीड होती है। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नीड कितने की होती है, 2 की नीड होती है। ठीक है, अब अगर इसका हम लोग ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, H एक इलेक्ट्रॉन, H एक इलेक्ट्रॉन, H2 हमारा कैसे बनता है ये देखो। अभी आपस में शेयर कर लेंगे, ये इसका भी है, ये इसका भी है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके भी पास है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके भी पास है, ये इसका ऑक्टेट, ये इसका ऑक्टेट। आप देखो, दो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी अक्वायर, दो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी अक्वायर। देखो, फर्स्ट सेल में स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, लेकिन फर्स्ट के बाद जब स्टेबिलिटी अक्वायर करनी होती है तो वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये कंपाउंड हमारा स्टेबल है। अब वहीं पे अगर हम O2 के फॉर्मेशन की बात करें तो O2 के लास्ट शेल में हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नहीं, देखो, O2 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः, सात, आठ। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। ठीक है, और दूसरे O2 में भी सेम होंगे, दूसरे O2 नहीं, सिर्फ O में, क्योंकि ऑक्सीजन अभी बना नहीं है। अब ये दोनों आपस में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक नहीं दो शेयर करेंगे। अब इसका ऑक्टेट आप काउंट कीजिए, इसका ऑक्टेट आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इसका डन। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी डन। इसकी वजह से हमारा O2 भी क्या हो गया, स्टेबल कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब वहीं पे अगर हम बात करें N2 की, थोड़ा सा N2 की, तो N2 के केस में क्या होता है, देखो N2 हमारा है, N2 जो हमारा कंपाउंड है वो उसकी जो, एक सेकेंड वेट, लेट मी क्लीन माय डस्टर। देखो, अगर हम N2 की बात करें, जो हमारा N2 है उसके आउटर मतलब शेल्स में टोटल उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं उसकी देखो, उसका कॉन्फ़िगरेशन करें हम 2,5, क्योंकि इसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं 7। इसको कितने की नीड होगी, 5। अगर इसके लास्ट शेल में है 6 7 8, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको नीड है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये कैसे फुलफिल करता है, तो ये 3 बॉन्ड बनाता है, ये हमारा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तीनों आपस में शेयर कर लेंगे ये लोग। अब इसका ऑक्टेट काउंट करो आप, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट। इसी बेसिस पे ये भी हमारा कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होनी चाहिए, हमारे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और इन दोनों एटम्स में बेसिकली लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल है। अब कार्बन, अब हमने कार्बन, ये चैप्टर तो कार्बन पे रिलेटेड है, कार्बन ही इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, इसी को पढ़ना क्यों है, तो ये हमारा टॉपिक है, ये है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर। अब देखो, सबसे पहली जो कार्बन की खास प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय विच इट फॉर्म्स लॉन्ग चेन यूजिंग ओनली कार्बन के एटम्स। मतलब ये कार्बन के एटम्स का यूज करके, देखो, फॉर्मेशन मेशन ऑफ लॉन्ग चेन बाय कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन के एटम्स मिलके एक लंबी सी चेन बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। एग्जांपल देख लो भाई, कार्बन, फिर कार्बन से जुड़ा, फिर कार्बन से जुड़ा, फिर कार्बन से जुड़ा, फिर कार्बन से, फिर कार्बन से, ऐसे ऐसे
होते ही चला जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं, जो कि कोई और एलिमेंट शो नहीं करता। मतलब सबसे लंबी चेन कौन बना सकता है? कार्बन बना सकता है। उससे लंबी चेन जल्दी कोई बना नहीं सकता, इसी वजह से कार्बन इतना स्पेशल है। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावैलेंसी। देखो, एक प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन by which it forms 4 covalent bond। मतलब ये क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। मतलब जैसे आप देखो, कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इसको स्टेबिलिटी के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से ले सकता है, जो कि एज यूजुअल कोई एटम नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से कार्बन क्या है? एक स्पेशल एटम है। ये कुछ प्रॉपर्टीज क्या बनाती है? कार्बन को स्पेशल एटम की कैटेगरी में रखती हैं, जिसकी वजह से हमें इसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे है हमारा अलॉय, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब हमारा कार्बन बहुत अलग अलग टाइप्स में हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। एलो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स, जैसे पहला एलोट्रॉप है डायमंड, जो कि बहुत स्पेशल है। दूसरा है हमारा ग्रेफाइट। तीसरा है हमारा बकमिंस्टर फुलरेंस, BMF। इसकी जो स्पेलिंग है वो है BUCKMINISTERFULLERENCE। देखो, एक दो स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, बाकी इट इज करेक्ट आई गेस। देखो, अब क्या होता है? डायमंड क्या होता है? एक कार्बन एटम हमारा अलग अलग 4 एटम से, 4 कार्बन के एटम से बॉन्ड बनाता है, तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर हो जाता है। ग्रेफाइट का क्या स्ट्रक्चर होता है? एक कार्बन एटम हमारा सिर्फ 3 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाता है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी भी फ्री है। और बकमिंस्टर फुलरेंस में क्या होता है? यहाँ पे 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन स्ट्रक्चर होते हैं। 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन स्ट्रक्चर होते हैं। पेंटागन मतलब ये वाले स्ट्रक्चर्स, हेक्सागन मतलब ये वाले स्ट्रक्चर्स। मतलब कार्बन यहाँ पे भी बैठा है, 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 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह कार्बन बैठा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग पेंटागन, स्ट्रक्चर को हम लोग हेक्सागन कहते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बोर्ड्स में जरूर 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 से ही आता है। एक चैप्टर बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि लाइफ प्रोसेस, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? इट इज द, देखो यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा कार्बन होता है वो हाइड्रोजन के साथ जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसी को स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इट इज द हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर, अच्छा, इट इज द कंपाउंड formed by mutual sharing of electron between कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराते हैं, तो
और उससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, 2 कार्बन को जोड़ लिया, यहाँ पे देखो ऐसे देखो, कार्बन कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये आपस में इन्होंने शेयर कर लिया, अभी भी इनके 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ा, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ा। तो यहाँ इसने भी शेयरिंग कर ली। और अगर आप ध्यान से देखो तो दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमारे 8 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से कार्बन तो स्टेबल हुआ ही, साथ में हाइड्रोजन भी हमारे स्टेबल हो गए। और इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन बेसिकली हमारे सैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके बीच में कार्बन की क्या होती है, सिंगल बॉन्डिंग होती है। मतलब क्या था, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स द कार्बन 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 बॉन्ड with carbon have only single bond among them, या फिर बेसिकली हम लोग कह सकते हैं द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका बेसिकली काफी स्पेसिफिक अच्छा सा नाम है, ALKANES, एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होती है। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर नहीं करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड। देखो अब देखो, मान लो कार्बन था, उसने क्या किया, आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अभी भी इनके पास 3 बचे हुए हैं, ध्यान देना, 3 बचे हुए हैं। एक और ले लेते हैं, ये तो हमने बेसिकली पीछे पढ़ लिया। मान लो एक और कार्बन आ गया भाई, तो ये वाले कार्बन ने तो कार्बन कार्बन से शेयर कर लिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इस वाले भाई से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब इसको सिर्फ 2 ही शेयर करना है, इन दोनों को 3 करना है, ठीक है। अब हाइड्रोजन हर जगह पे बैठा दो। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है कि आपको कुछ ना मिले, आप हाइड्रोजन बैठा दो, जिसकी वजह से बैलेंसिंग काफी प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको काउंट करोगे जब, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो अक्वायर हो चुकी है। यहाँ पे 8 कार्बन, यहाँ पे 8 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाते हैं। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हर जगह पे हो जाते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है एल्केन, जो कि हमारे क्लास 10th केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एल्केन्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बन के एटम्स जिनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है, उन्हीं को हम लोग एल्केन्स कहते हैं। इनके लोग कई लोग उछल उछल के फॉर्मूला भी बनाते हैं, मैंने भी वो रील देखा है, ठीक है। तो छोड़ो उसको। अब हाँ, अनसैचुरेटेड 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 हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वहां पे सिंगल बॉन्डिंग थी, यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। कार्बन हैज डबल और ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड
with other carbon atom। मतलब यहाँ पे जो कार्बन का कंपाउंड होगा उसके पास या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऐसे केस में हम लोग कहेंगे ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्कीन्स, एल्काइंस। एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्काइंस क्या होते हैं? जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। एल्कीन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन से शेयर करता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग एल्कीन्स बोलते हैं। और जहाँ पे कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से ही शेयर करता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग एल्काइंस बोलते हैं। तो बेसिकली अब टेबल में डालते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के। एल्कीन्स हमने देख लिया, एल्कीन्स हमने देख लिया, एल्काइंस हमने देख लिया। एल्कीन्स, एल्केन्स क्या होते हैं? जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है तो वो एल्केन्स होते हैं। जहाँ डबल बॉन्डिंग होती है वो एल्कीन्स होते हैं, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग होती है वो एल्काइंस होते हैं। अब एल्केन्स का कुछ फॉर्मूला है, जैसे CnH2n+, अभी समझेंगे हम। फिर इसका फॉर्मूला है CnH2n, और यहाँ पे फॉर्मूला है CnH2n-2। तो CnH2n+2 का क्या मतलब है? कार्बन अगर n की अगर कोई वैल्यू रहेगी, मान लो n की वैल्यू 1 है, देख के समझते हैं, कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 into 1, n की वैल्यू 1 प्लस 2, 2 into 1 फिर से 2 हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। मतलब हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 into 1 प्लस 2, मतलब कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। अब वहीं पे अगर n की वैल्यू 2 रहे तो H2n की जगह फिर हम n की वैल्यू मतलब 2 पुट करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, उसके बाद 2 इसमें ऐड करेंगे तो C2H, 2 into 2 4, 5 6, और कार्बन की वैल्यू अगर n की वैल्यू 4 है, 3 नहीं लेते, 3 ले भी सकते हैं लेकिन हमने कुछ अपर का लिया है, तो फिर h की वैल्यू 2 into 4, क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो हम 4 रखेंगे, प्लस 2, तो C4H हमारा 2 4 जा 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। वहीं पे अगर एल्कीन्स की बात करें तो इनका फॉर्मूला होता है CnH2n। मतलब यहाँ पे कार्बन अगर n रहे तो हाइड्रोजन हमारा 2 into n रहेगा, मतलब 2 गुना n के रहेगा। तो समझो अगर n1 में इनकी कोई वैल्यू नहीं आती, n1 में इनकी भी कोई वैल्यू नहीं आती। देखो n अगर 1 रहेगा, अब तुम खुद बताओ कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग कैसे होगी? अगर कार्बन n की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो कार्बन 1 में डबल बॉन्डिंग कार्बन किससे करेगा, जब अगर दूसरा कार्बन रहेगा ही नहीं तो यहाँ पे जो फर्स्ट, यहाँ पे n की वैल्यू 1 के केस में ये दोनों स्टेबल नहीं होते हैं। वहीं पे अगर n की वैल्यू 2 रखी जाए, 3 रखी जाए, 4 रखी जाए तो हर केस में स्टेबल है, मतलब हर केस में दिखेगा आपको। तुम खुद बताओ, जहाँ पे n की वैल्यू 1 है और यहाँ पे कार्बन कार्बन मतलब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है और यहाँ पे एक ही कार्बन चाहिए, तो फिर ये केस स्टेबल नहीं होता है। अब अगर n की वैल्यू हम इसमें 2 रखे तो C2H2 into 2, तो यहाँ पे C2H4 आता है। वहीं पे अगर हम इसकी n की वैल्यू 4 रखें तो C4H2 into 4 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 into n, तो मतलब 2 into 4, तो C4 2 into 4, 2 into 4 6, सॉरी 8, ठीक है, 2 into 4 8। अब अगर हम इस केस में वैल्यू रखें CnH2, देखो इसमें भी फर्स्ट केस में सेम वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे तो n1 रखने का मतलब कार्बन ही एक है, तो बॉन्डिंग कैसे होगी? तो इस केस से भी ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, CnH2n-2 का फॉर्मूला है,
अगर हम इसमें वैल्यूज रखें इसकी तो क्या आएंगी, n की वैल्यू हमारे पास है 2, n की वैल्यू है 2 और फिर 2n, फिर हमें इससे 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2n है। फिर से देखो एक बार अच्छे से समझा देते हैं। देखो कार्बन n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 रख देते हैं, n नहीं रखते हैं। फिर H 2 इंटू क्या है, n की वैल्यू क्या है 2 है, फिर -2, अब क्या आएगा C2 H2 इंटू 2 4 4 -2, तो इसका क्या आएगा 4 - 2, डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं C2H2। अगर वहीं पे हम C की वैल्यू 4 रख दें और H तब क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 2 इंटू 4 करना पड़ेगा, -2 करेंगे हम लोग, तो C4 और H कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 -2 H6 हो जाएगा। अगर हम इसका फिगर बनाए तो फिगर भी हम बना सकते हैं, इनमें से ऊपर ऊपर के कंपाउंड का फिगर बना लेते हैं हम। ठीक है, नीचे वालों को इरेज करते हुए हम ऊपर का फिगर बना लेते हैं। C2 के केस वाले का फिगर हम बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन मान लो 2 है और इनमें कितनी बॉन्डिंग हमने देखी, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्डिंग है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच गए, एक एक। देखो यहाँ पे 3 इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन्स, बचा कितना एक, तो एक ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। फिर 3 इसने दे दिए, बचा कितना एक, तो ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड दिखेगा। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारे पास यहाँ पे एल्केन्स में डबल बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन हमारे पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, 2 अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, 2 अभी भी बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। आप ये मत देखो मैंने इरेज करके, इधर आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब अभी भी इसके पास 3 हाइड्रोजन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन के साथ ये लोग कंबाइन कर जाएंगे, जिनकी वजह से ये भी स्टेबिलिटी एक्वायर कर पाएंगे। तो ये हमारी टेबल किसकी, जनरल फॉर्मूले की। जनरल फॉर्मूला कुछ अच्छा था, ये इम्पोर्टेंट है, कई लोग आपको ट्रिक्स में दिखाते उछलते हुए भी मिल जाएंगे शायद से, अगर आपने देखा हो तो। जनरल फॉर्मूला हमने कर लिया। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, अब होमोलोगस सीरीज it is the series of organic compound with the gap of CH2 units। मतलब यहाँ पे 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं CH2 यूनिट्स का गैप करके, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं लेकिन CH2 यूनिट्स का गैप उनके बीच में होता है। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, आप लिख सकते हो, तो मैंने यहीं तक लिखा। देखो अब जैसे मान लो C2H6, ठीक है, ये हमारे पास एक एल्केन है। अब इसने क्या कहा, इसमें C एक कार्बन है और हाइड्रोजन 2 जोड़ दो, इसको ऐड करोगे तो इसके आगे का ग्रुप, मतलब अगर इसको ऐड करो तो H हमारे पास 8 आएगा और C हमारे पास 3 आएगा, तो ये आगे का भी हमारा स्टेबल इसी के ग्रुप का कंपाउंड मिलेगा। देखो एक ऐसी सीरीज जिसमें कि जैसे हमने यहाँ देखा, एक सीरीज बना लेते हैं CH4 C2H6 C3H8 C4H10। अब अगर इनके बीच का हम गैप देखते जाएं तो इनके बीच का जो गैप होगा वो होगा CH2 यूनिट्स का, मतलब अगर हम C2H6 से CH4 को माइनस करें तो CH2 बचेगा, तो मतलब इनके बीच में क्या गैप है, CH2 यूनिट्स का गैप है। सब में आप अगर देखोगे तो CH2 यूनिट्स का गैप है। तो जब एक सीक्वेंस में CH2 यूनिट्स का गैप होता है
तो उसी सीरीज को, ये जो पैटर्न है मॉलिक्यूल जिस सीरीज में अरेंज है जहाँ पे CH2 यूनिट्स का गैप है, उसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और होमोलोगस सीरीज में हमेशा जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं। अभी हम लोग इसके आगे OH भी लगा सकते हैं ऐसे CH3OH, लेकिन वो सब अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको भी लगा के देख सकते हैं। यहाँ भी CH2 यूनिट्स का ही गैप होगा, कोई OH के रहने से यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे C2H5OH, C3H7OH, यहाँ भी अगर आप गैपिंग करो OH से OH माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा H2 बचेगा और फिर C1 बचेगा, तो मतलब CH2 का यहाँ भी गैप मिल रहा है, OH से OH कट गया, 7 - 5 हमारा 2 आया, फिर 3 - 2 हमारा 1 आया, तो यहाँ भी तो CH2 यूनिट्स का ही गैप मिल रहा है। तो ऐसी सीरीज जहाँ पे CH2 यूनिट्स का गैप होता है उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। जैसे मान लो अगर ये एसिड है तो ये सारे एसिड्स होंगे, अगर ये अल्कोहल है तो ये सारे अल्कोहल्स होंगे, अगर ये एल्डिहाइड है तो ये सारे एल्डिहाइड्स होंगे, अगर ये कीटोन है तो ये सारे कीटोन्स होंगे। अब आपको ये टर्म्स कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लोग बाद मतलब अभी ही इसको हम काफी अच्छे से समझने वाले हैं। तो उसके पहले हमें जानना होगा फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ से हमारा ये मेन चैप्टर स्टार्ट होता है कि हमारे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप, एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप वो फ्रेंड्स होते हैं कार्बन के जो कि कार्बन को या तो अच्छा बना दे या फिर बुरा बना, मतलब अच्छा बुरा नहीं, किसी भी एक कैटेगरी में डाल देते हैं, या फिर वो उसको एसिडिक बना देंगे, या फिर उसको हम कीटोन बना देंगे, या फिर अल्कोहल बना देंगे, या फिर हम उसको किसी भी ग्रुप में रखेंगे। तो ये सब कौन करते हैं? उनके दोस्त करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप वो ऐसा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है ना शायद से, हाँ, ये एक ऐसा कंपाउंड जो कि क्या करता है, अ कंपाउंड which decides the chemical properties of कार्बन एटम। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं कि, तो कार्बन एटम्स लिख लो, 6 कार्बन एटम्स। तो ऐसा ग्रुप जो कि क्या करता है, ऐसा कंपाउंड जो कि हमारे कार्बन के चेन में ऐड होके, मतलब मान लो ये हमारे पास हाइड्रोजन 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 थे और यहाँ पे हमारा OH ग्रुप जुड़ गया, मतलब एक हाइड्रोजन को यहाँ पे हटा के वो OH ग्रुप जुड़ गया, तो OH की वजह से इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और ये इसको अल्कोहल में बदल देगा। फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे गुंडे होते हैं। अब आइसोमेरिज्म भी एक प्रॉपर्टी है। आइसोमेरिज्म भी क्या करता है, हमारा कार्बन कंपाउंड शो करता है जिसकी हेल्प से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि आप स्ट्रक्चर बना दो, आइसोमर बना दो इसका। तो आइसोमर और आइसोमेरिज्म होते क्या है? आइसोमेरिज्म कार्बन कंपाउंड is the property of carbon compound by which it makes different structure from same formula। अभी तक आपको फॉर्मूला का मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब जैसे हमारा कार्बन 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 की एक लंबी चेन है, इतने चेन्स हैं, इनको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, ऐसे भी इनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो ये क्या हो गया, इसका आइसोमर हो गया, मतलब एक ही, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ भी जितने हाइड्रोजन होंगे उतने यहाँ भी हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे जितने कार्बन है उतने ही कार्बन यहाँ से भी है। एक बार समझा देता हूँ कि हाइड्रोजन कैसे सेम होंगे। हाइड्रोजन अगर आप इस पे पुट करोगे, एक सेकेंड, हाइड्रोजन अगर आप इस पे पुट करोगे, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, या फिर इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाए, कार्बन 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 कार्बन, इसके पास 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे हमारे कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन कैसे पॉसिबल है। देखते हैं एक बार इसमें कौन सा स्ट्रक्चर दिया। ओ शिट, देखो यहाँ पे हमें रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे समझ लो ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर था, अगर हमने इसके कार्बन को ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया, अब बताओ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे भी 5 कार्बन है, 5 कार्बन लिंकेज यहाँ पे भी है। अगर इसके हाइड्रोजन को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 13 नहीं, 1 2 3 4 5, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ देखो यहाँ भी 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ भी 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ भी 5 कार्बन हो जाएंगे, यहाँ भी 5 कार्बन हो जाएंगे। देखो इनका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला क्या है इनका, सेम है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी दिखाते हैं एक दूसरे को, ये इसका आइसोमर कहलाता है, ये इसका आइसोमर कहलाता है, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं, जहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा होता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मतलब उसको 5 स्टार क्या 100 स्टार देने लायक टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर आते हैं, 2 to 3 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से, 2 to 3 मार्क का आपका सिलेबस यहाँ से पक्का है, जो कि है IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मींस नेमिंग, और IUPAC साइंस की एक ब्रांच है जो कि किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करती है, कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो कराते हुए। तो इसको पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो ये है हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर होता क्या है। बेसिकली नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का नेमिंग करना। नॉमेनक्लेचर मींस नेमिंग, और IUPAC एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि क्या करती है, कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करती है। तो इसी नेमिंग को हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रीफिक्सेस सफिक्सेस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अभी हमने पढ़ लिया बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। पहला कार्बन एक बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के बीच में, जिसको एल्केन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बनता है तो उसको एल्कीन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनता है तो उनको एल्काइन बोलते हैं। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है। अब कुछ वर्ड रूट भी होते हैं, जैसे अगर आपका एक कार्बन है तो आप उसको मिथ बोलेंगे, एक कार्बन है मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स। अब ऐसे कुछ सीक्वेंस याद हो रहा है, जैसे कि हमने क्लास 9 में शेप्स भी याद किए होंगे। शेप्स जैसे इसकी 5 साइड्स हैं तो इसको पेंट बोलते हैं, पेंटागन। तो पेंट पेंट मतलब 5, हेक्स 6 शेप, 6 लाइंस वाला शेप। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। तो हेप्ट यहाँ पे 7 कार्बन होंगे, ऑक्ट 8 कार्बन होंगे, नॉन 9 कार्बन होंगे, और डेक में 10 कार्बन होंगे। हमें बेसिकली हेप्ट तक याद रखना होता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा याद करके जाओगे, आपके लिए बेनिफिट होगा क्लास आगे फर्दर क्लास में। अब कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, जैसे कि कार्बन ग्रुप में आपका CH3 जुड़ गया, जैसे कोई चेन थी कार्बन 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 कार्बन, लास्ट वाले पे CH3 ग्रुप जुड़ गया। अभी हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे।
अगर CH3 जुड़ेगा तो उसके आगे नाम आ जाएगा मिथाइल। फिर अगर क्लोरीन जुड़ जाएगा तो उसका नाम आ जाएगा उसके क्लोरो। ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो ब्रोमो। C2H6 यानी कि इथाइलिन जुड़ जाएगा तो इथाइल जुड़ जाएगा तो इथाइल नाम आ जाएगा। F यानी कि फ्लोरीन जुड़ जाएगा तो फ्लोरो नाम आ जाएगा। अब ये सबसे मेजर सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्कोहल, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है कीटोन और चौथा है कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करते हैं? देखो, जब कार्बन में OH आके जुड़ जाता है, OH, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। और नाम के पीछे क्या लगा देते हैं? OL लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अल्कोहल को पहचान पाए। अब यहाँ पे क्या होता है? सेपरेटली देखो, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाए रखा है कार्बन से, और हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है एक कार्बन से, और ये लंबी चेन मान लो इधर तक है, और लास्ट वाले कार्बन से बना रखा है, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जिसके नाम के आगे लास्ट में हम लोग क्या, Al, जैसे OL हम लोग अल्कोहल के लिए यूज करते हैं, वैसे Al हम लोग एल्डिहाइड के लिए यूज करेंगे नाम के लास्ट में। अब मान लो कार्बन कार्बन की चेन है और बड़ी चेन है, तो मिड वाले कार्बन में या फिर लास्ट सेकेंड लास्ट किसी भी कार्बन पे लास्ट वालों को छोड़ के कहीं पे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, सिर्फ ऑक्सीजन ने, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो वो कीटोन ग्रुप का हो जाएगा। और उसका जो हम लोग लगाएंगे तो वो ONE लगाएंगे। जैसे हम लोग एल्डिहाइड का Al लगाते हैं नेम के लास्ट में, तो वैसे हम लोग यहाँ पे कीटोन का ONE लगाएंगे। ठीक है, अब मान लो आपका क्या हुआ, कार्बन के साथ OH ग्रुप और O ने डबल बॉन्ड बना लिया लास्ट कार्बन से या फिर फर्स्ट कार्बन पे, तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो जाएगा, जिसको हम लोग COOH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इसको हम लोग OH, अगर OH ग्रुप है ये हमारा HO ग्रुप का है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारा O ग्रुप, उसके बाद यहाँ पे HO, सॉरी OHO, सॉरी इसको बोलते हैं COOH, COOH। देखो, कार्बन, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हाइड्रोजन, ऐसे बॉन्डिंग होती है। देखो, ये कुछ ग्रुप से आप इसको एक बार देख लेना अच्छे से। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको काफी ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नहीं, अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नेमिंग का इतना कुछ हमने पढ़ लिया, अब कहाँ पे मिथ लगाना है, कहाँ पे OL लगाना है, कहाँ पे ब्रोमो लगाना है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो एग्जांपल्स के लिए बी रेडी। अब देखो, मान ले हमारे पास ये कार्बन है, एक कार्बन की लंबी चेन है, उसमें एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। हमने अभी पढ़ा था मिथाइल क्या होता है, CH3 ग्रुप। इसको हम लोग CH3 भी तो लिख सकते हैं, C और H3, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जितनी भी बाकी स्पेस है, वहां पे हम लोग किसको फिल करते हैं, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इसका मान लो हमें नेमिंग करना है, इसका हमें नेमिंग करना है, तो इसका नेम हम लोग कैसे करेंगे? देखो बताओ, पहले इधर देखो, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चेन से बाहर है। हम एक लंबी चेन लेते हैं, ये नहीं लेते कि साइड में कोई भी कार्बन अटैच है तो उसको काउंट करेंगे, हम इस चेन को लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हम नेमिंग करेंगे। ये जो साइड साइड में लगे हुए हैं, इनका हम लोग अलग नाम, इसी चेन के नाम में ही हम इनका नाम ऐड करेंगे। देखो, अब इनका नेमिंग कैसे करेंगे? हम लोग 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड्स, क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एल्केन, देखो एल केन, ऐसे ऐसे देखते जाओ। अभी पहले बेसिकली ऐसे देखो, हेक्स प्लस एल्केन, ठीक है, यहाँ पे एल्केन है और कोई ग्रुप लगा हुआ है, हाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल को प्रायोरिटी दी जाएगी, मिथाइल आगे लगा दीजिएगा, मिथाइल प्लस हेक्स प्लस एल्केन, तो इस नाम को हम लोग लिखेंगे मिथाइल हेक्स एन। हम लोग एल्केन पूरा नहीं, हम लोग एन लिखते हैं, ठीक है, एल्केन का एन लिखते हैं।
अब एक और चीज देखो, बताओ मिथाइल कौन सी ग्रुप कौन से कार्बन पे अटैच है? फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे? हाँ, सेकंड कार्बन पे अटैच है। तो मिथाइल क्या किया हम लोग 2 कॉमा मिथाइल लिख देंगे। तो नॉमेनक्लेचर बेसिकली ऐसा ही होता है। मतलब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, रफ पे लिख लो, सामने नहीं लिखना है इसे। फिर क्या करो, मिथाइल है, मिथाइल की पोजीशन क्या है 2, तो सबसे पहले 2, फिर क्या है मिथाइल है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, कितने कार्बन है इसमें 6, हेक्स। फिर इसमें कोई सिंगल डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, नहीं, तो फिर एन। देखो एल्केन रहेगा, कहीं एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वहां पे एन वर्ड यूज करेंगे। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन होता है तो वहां पे ई एन ई यूज करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एल काइन होता है तो वहां पे वाई एन ई यूज करते हैं। अब एक और नॉमेनक्लेचर हम लोग देख लेते हैं बेसिकली, जैसे समझो यहाँ पे एक अपने मन से एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे मान लो हमने डबल बॉन्ड कर दिया, हर जगह हाइड्रोजन लगा दो। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 है तो क्या होगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है। अगर एक भी जगह डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे, ठीक है। ब्यूट, अब डबल बॉन्ड है तो क्या होगा एल्कीन। अब इसका नाम करेंगे तो अब देखो क्लोरीन है, क्लोरीन की पोजीशन क्या है फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 क्लोरो, हमने पढ़ा ना, क्लोरो लिखते हैं हम उसको शायद। तो हम लोग जब क्लोरीन ग्रुप होता है तो वहां पे हम लोग क्लोरो लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरो लिखेंगे हम लोग क्या देख, इसकी पोजीशन देख के लिखेंगे। देखो पोजीशन क्या है कार्बन की फर्स्ट, उसके बाद फिर क्या आएगा ब्यूट, ब्यूट हो गया। इन, एल्कीन है, एल्कीन कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पे एल्कीन है तो फिर क्या हो जाएगा 3 इन, ठीक है। पोजीशन वाइज हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोरो ब्यूटीन, ये भी इसका नाम हो जाएगा, ये भी गलत नहीं है, लेकिन हम लोग पोजीशन भी साथ में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, तो एक और एग्जांपल हो जाएगा हमारा, रुको इस बार थोड़ा सा बुक से देख के लिखते हैं। हाँ चलो थोड़ा सा हम लोग फंक्शनल ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स का नाम लेके करते हैं, ठीक है। कार्बन 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 ओ एच। अब बताओ ओ एच किसका ग्रुप होता है, ओ एच किसका ग्रुप होता है, ओ एच ग्रुप होता है हमारे एल्कोहल का, एल्कोहल का ग्रुप होता है हमारे ओ एच। अगर इसका अब अगर हम नेमिंग करें तो नेमिंग कैसे करेंगे इसका, 1 2 3 4 5 6, 6 मीन्स हेक्स, इसके पहले क्या है ओ एच, तो ओ एच को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, सबको पता होना चाहिए। हेक्स सिंगल बॉन्ड है सारा, एन, हेक्स एन, फिर क्या है ऑल, हेक्स एन, पूरा लिख लो, हेक्स एन प्लस ए एल सी ओ एच ओ एल, एल्कोहल, हेक्स प्लस केन, एल्केन, ठीक है। हेक्स प्लस एल्केन प्लस एल्कोहल, फिर हेक्स एन ऑल, हेक्स एन ऑल, इसका क्या नाम हो जाएगा हेक्स एनॉल। यहाँ से हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि जब वॉवल्स एक साथ आते हैं तो हम लोग एक को हटा देते, फर्स्ट वाले को हटा देते हैं, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्स एनॉल, इसका नाम हो गया इस कंपाउंड का हमारे हेक्सेनॉल, ठीक है। अब बेसिकली हमारा टॉपिक है कंबशन। अब कंबशन क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ले लो, आप पहले प्रैक्टिस कर लो, वीडियो है ये तो वीडियो पॉज करके पहले आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे ये ले लो
सी 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 सी, डबल बॉन्ड O H। ये कौन से ग्रुप का नाम है? ये पहले आप बेसिकली पता कर लेना, ये कौन सा ग्रुप है ये, जहाँ पे O का डबल बॉन्ड कार्बन के साथ और H भी रहता है। दूसरा क्वेश्चन, ये कौन सा ग्रुप है? चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, लेकिन आप पहले वीडियो पॉज, इसका मैं नेम लिख देता हूँ। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद कोशिश करो कि आप लिख पाते हो या नहीं, हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग का बहुत बेसिक सा रूल है, जैसे एक बार आप पहले कोशिश कर लो। आई थिंक यू हैव डन, जिनका नहीं हुआ उनको बताते हैं, प्रैक्टिस करा देते हैं। हाँ, नेम कैसे होगा इनका, कितने कार्बन है? पेंट। कोई एडिशनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं, लेकिन यहाँ पे तो एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे। पेंट एन है, पेंट एन, अब डायरेक्ट लिखते हैं पेंट एन, फिर क्या है ये, कीटोन नहीं, ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल, ए एल, एल्डिहाइड ग्रुप का क्या लेते हैं, ए एल। अब पेंटेन, देखो फिर ये दो वॉवेल्स आ गए पास में, तो हम लोग पहले वाले को हटा देंगे, फिर क्या हो जाएगा, पेंटेन अल, पेंटेनल, क्या हो जाएगा, पेंटेनल, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनल, ठीक है, या दैट्स करेक्ट, लेकिन इसमें तो दिया ही नहीं। ये सब मेरे बनाए हुए एग्जांपल्स है, सो यू कैन प्रैक्टिस इट ओवर हियर। अब देखो, अब इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्ट। चलो इसमें एक जगह डबल बॉन्ड कर देते हैं, अब देखो अब क्या होगा, हेप्ट डबल बॉन्ड है, इन, हेप्ट इन कीटोन है, ओ एन ई, तो यहाँ से एक ही हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेप्टिनोन, क्या हो जाएगा इसका नाम, हेप्टिनोन। अब इस कंपाउंड का नेम हो गया हेप्टिनोन, इस कंपाउंड का नाम हो गया पेंटेनल। तो ऐसे बेसिकली आपको नॉमेनक्लेचर करना होता है। अब हम पढ़ते हैं कंबशन का टॉपिक। कंबशन होता क्या है, कंबशन तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ रखा है। कंबशन, कंबशन मतलब जला देना किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे अच्छा, कंबशन हमें पढ़ना है, कंबशन का आई थिंक आपको पता ही होगा, कंबशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन को इग्नोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंबशन हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, डेफिनेशन इग्नोर नहीं करते हैं। मान लो हमारे पास कोई CH4 कोई एटम है, इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, तो फिर ये क्या देगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, क्या देगा। जब हम लोग किसी भी, इसका क्या नाम हो जाएगा हमारा, मीथेन, क्योंकि मिथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर ये क्या देगा, H2O CO2 प्लस एनर्जी देगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का बनेगा। अगर आपको ऐसे भी बना के पूछ लेता तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कंसोलिडेट कर देंगे। फिर अब देखो क्या लिखा हुआ है, जो हमारे यहाँ पे एलपीजीज गैस यूज होती है, एलपीजीज के अंदर मीथेन गैस भरी हुई होती है, मीथेन गैस लिक्विड के फॉर्म में भरी होती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो फिर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या ऑक्सीजन हमारे नेचर में है, तो फिर वो बर्न होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लूइश फ्लेम। एक और चीज, जब आप किसी एल्केन के कंपाउंड को बर्न करोगे तो आपको क्लियर ब्लू फ्लेम मिलेगी, वहीं पे अगर आप एल्कीन या फिर एल्काइन के कंपाउंड को बर्न करोगे तो आपको येलोविश फ्लेम मिलेगी, जो कि हीट की अच्छी सपोर्टर, मतलब हीट मिलेगा लेकिन कंपेयर टू कम मिलेगा।
किसके? एल्केन के। बर्निंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड क्या होता है? एल्केन्स, हमने पढ़ा था ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वही सैचुरेटेड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड किसमें होता है? एल्केन्स में। एल्केन्स को अगर हम बर्न करें तो वो क्लियर ब्लू फ्लेम देगा, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्कीन या फिर एल्काइन को बर्न करें तो इट बर्न विथ येलो एंड शूटी फ्लेम, मतलब वो येलोविश कलर की फ्लेम को शो करेगा। अब कंबशन हमने पढ़ लिया, अब ऑक्सीडेशन भी होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का गेन होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, मतलब कोई कंपाउंड क्या करता है? किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अगर हम लोग, जैसे इथेनॉल है हमारे पास, इथेनॉल ऑक्सीडेशन, अगर हम लोग अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो फिर ये प्रोड्यूस हमारा कर देता है इथेनोइक एसिड को, मतलब इथेनॉल अगर हमारा अल्कोहल है हमारे पास और उसमें हम लोग क्या करते हैं? हाँ, ऑक्सीजन का ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड दे देगा। चलो इथेनॉल का एग्जांपल लेते हैं, C2H5OH प्लस ऑक्सीजन गिव्स C2H5O, अच्छा OH, सही है ना? ना ना ना, ओहो, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा ना। देखो CH3COOH, इसका कैसे हम लोग इसको बना पाएंगे? इसके कंपाउंड को देखो, तीन हाइड्रोजन के एटम्स कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक O का बॉन्ड है और एक OH का बॉन्ड है। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो दो कार्बन के एटम्स जुड़े हुए हैं, 5 यहाँ पे इनके बॉन्ड्स है, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक OH यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, जब इसको हम लोग ऑक्सीजन देंगे और उसके ऑक्सीजन में हम लोग इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो फिर ये हमको क्या देगा? ऐसे याद करो आप, जब किसी भी अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे वो हमेशा हमें क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है एडिशन रिएक्शन का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आपने पढ़ा है क्या क्या? आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, हमने ये रिएक्शन पढ़ी है। एडिशन रिएक्शन एक होती है हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? जब एक कंपाउंड में हम लोग किसी भी चीज का एडिशन करते हैं तो उसी को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यूज टू मेक अनसैचुरेटेड, ओहो हो, जैसे हमने अभी पढ़ा कि अगर हम किसी एल्कीन या फिर एल्काइन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर दे, तो वो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। आप एक एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या हुआ। देखो C2H CnH2n, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 4। तो ये कैसा कंपाउंड है? दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स, ठीक है, 4 बॉन्ड्स हो गए। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवा देते हैं तो ये हमें देगा C2H6। देखो ये क्वेश्चन पहले से ही बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 2 6 हाइड्रोजन और कार्बन 2 कार्बन। वहीं पे अगर हम C2H2 ले तो फिर क्या होगा? C2H2 जो कंपाउंड होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स रहेंगे और एक एक हाइड्रोजन अटैच रहेगा उनके साइड में। तो यहाँ पे कार्बोजन 2 2 4, लेकिन यहाँ पे तो 6 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, 2 2 4 2 और 6, तो यहाँ पे भी 6 हो गए हाइड्रोजन। फिर कार्बन 2 ये इक्वेशन बैलेंस है। तो ये होता है हमारा एडिशन रिएक्शन, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? किसी भी एल्कीन या फिर एल्काइन को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं? हम लोग एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे निकिल, पैलेडियम, ऐसे कुछ होता है हमारे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में।
अब देखो क्या होता है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी एक चीज को बाहर निकाल देना और उसकी जगह ले लेना। जैसे जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रखा था, डिस्प्लेसमेंट नहीं, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। This chapter is over now. Substitution reaction. Yeah, let's discuss. Substitution reaction. अब substitution reaction क्या होता है? The exchange of one atom from a compound। मतलब मान लो मेरे पास कोई एक कंपाउंड है CH4। अब हमने क्या किया, उसको सनलाइट में रख दिया और क्लोरीन गैस दे दी। कहाँ पे रख दिया? सनलाइट में रख दिया और क्लोरीन गैस दे दी। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को बोलेगा तू बाहर निकल और ये जगह मेरी है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, CH3Cl बना लेगा। मतलब क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को धक्के मार के निकाल के वो CH3Cl बना लेगा। ठीक है, क्लोरीन CH4 को जब हम लोग क्लोरीन के प्रेजेंस में सनलाइट में रख देंगे तो फिर वो एक हाइड्रोजन को धक्के मार के निकाल के वो उसकी जगह ले लेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, C2H6 प्लस क्लोरीन गिव C2H5Cl। मतलब क्या कर ले रहा है वो, एक हाइड्रोजन को, देखो यहाँ H6 थे, यहाँ पे H5 हो गया। मतलब उसने क्या किया, एक हाइड्रोजन को वहां से हटा दिया और उसकी जगह ले ली। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है इथेनॉल के बारे में पढ़ना। इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है और प्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, और बॉईल करता है कितने डिग्री टेम्परेचर पे। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी इथेनॉल की लिख लेते हैं फटाक से, बुक्स में दी हुई है तो इम्पोर्टेंट भी है, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, हाँ, वैसे तो ये मेरे नोट्स हैं। इथेनॉल, इथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, बर्न्स एट 351 केल्विन। 351 केल्विन के टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ये बर्न कर जाएगा। आप इसको सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। ये कलरलेस लिक्विड होता है मतलब इसके पास कलर नहीं होती है। इसके अंदर क्या होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। प्लीजेंट स्मेल मतलब खराब स्मेल। फिर चौथा प्रॉपर्टी है, ये मिसिबल होता है। मिसिबल मीन्स मिसिबल विद वाटर। मतलब ये लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। जैसे अल्कोहल, आप कोई भी अल्कोहल ले लो, कोई भी, जैसे अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल है, तो उसमें हमने क्या किया, मान लो कोई ग्लास थी, अल्कोहल डाला, उसमें पानी डाला, मिक्स किया, स्टर किया उसको, और वो पूरा कंप्लीटली मिक्स हो गया। तो ऐसे मिक्सचर कौन बना सकते हैं, इथेनॉल भी बना सकते हैं। इथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मिथ इथ मतलब 2 कार्बन होंगे इसमें, और अल्कोहल जुड़ा होगा, OH ग्रुप जुड़ा होगा, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैठे ही हैं जुड़ने के लिए, कोई ना रहे तो हाइड्रोजन ही सही। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये है नॉट हैव फ्री। देखो, नॉट हैव फ्री आयंस, इनके पास खुले आयंस नहीं होते। जैसे ना इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना प्रोटॉन्स होते हैं, खुले नहीं, घूमते नहीं है वो लोग। क्या करते हैं, इसी वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो कुछ प्रॉपर्टीज इथेनॉल की देख लेते हैं। इथेनॉल क्या होता है, बर्न करता है 351 केल्विन पे। 351 डिग्री अगर केल्विन है हमारे पास, तो उस पे क्या होगा, इथेनॉल बर्न करने लगेगा। फिर ये कलरलेस लिक्विड होता है, मतलब इसके पास कोई कलर नहीं होता है। ये प्लीजेंट स्मेल देता है, मतलब बदबूदार खुशबू। फिर मिक्सेबल विद वाटर, मतलब वाटर में ये मिक्स हो जाता है काफी
अच्छी तरीके से, नॉट हैव फ्री आयंस मतलब इसके पास कोई आयंस नहीं होते जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसके बाद है हमारा इसका ऑक्सीडेशन। देखो जब हमारा इथेनॉल ऑक्सीडाइज होता है तो फिर वो क्या देता है, हमने पढ़ा था ना, अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है प्लस ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जब इथेनॉल हमारा ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अब देखो अब इथेनॉल बनता कैसे है, देखो इथेनॉल बनता कैसे है, इथेनॉल की वो भी तो रिएक्शन भी पढ़नी है। देखो मान लो इथेनॉल है हमारे पास, इथेनॉल C2H5OH प्लस सोडियम से ये रिएक्ट कर गया तो फिर ये क्या देगा, फिर ये हमारा देगा CH3CH2ONA प्लस H2 बाहर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ये अल्कोहल है और ये हमारे पास सोडियम है। ठीक है, जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, CH3CH2ONA एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो अगर इसको हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, मान लो CH3CH2OH है, अगर हम इसको H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो CH2CH2 प्लस H2O देगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसका कन्वर्जन कहाँ से हो रहा है, ये एल्केन था, एल्केन से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, जो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है वो पॉइजनस होता है। अल्कोहल क्या करते हैं, बेसिकली लोग ड्रिंक करते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन भी थोड़ी अमाउंट में, ज्यादा नहीं, जिसकी वजह से डाइजेशन भी काफी अच्छा रहता है। और अल्कोहल बनता कैसे, मान लो हमारे पास 100% वाटर है, उसको हमने 95% कर दिया, मतलब बाकी सारे परसेंटेज देखो बाकी सारे हमने क्या किए, 5% वाटर को हमने बाहर कर दिया। अब इसमें हमने इथेनॉल को क्या किया, 5% ऐड कर दिया, इथेनॉल 5% ऑफ इथेनॉल इज एडेड इन दिस सॉल्यूशन व्हिच मेक्स इट अल्कोहल। अब इथेनोइक एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड को ही हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड हमने पढ़ा होगा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2 देखो COOH, आई में यही होता है, इसमें तो दिया ही नहीं है। हाँ तो CH3CH2 एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाँ यही होता है, यही होता है। ठीक है, ये हमारा होता है वहां रख दो। ठीक है, हाँ तो ये हमारा होता है क्या, इथेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एसिड है ये तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है, आपको पता होना चाहिए। इथेनोइक एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है CH3COOH, मतलब एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, C यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH ऐसे जुड़ा रहता है हमारे पास। यहाँ पे हाइड्रोजन आप लिख भी सकते हो, आप बच्चे तो हो नहीं कि हर जगह हाइड्रोजन लिखेंगे हम, मतलब बच्चे हो, ठीक है लिख देते हैं। अब 5 to 8% सोल्यूशन को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं, एसिटिक एसिड है हमारे मान लो, ठीक है, और ये हमारा पूरा वाटर है मान लो 95%, इसको भी ले लो, इसमें हमने 5% क्या किया, एसिटिक एसिड का डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, विनेगर, जो कि सबके घर में है। विनेगर, विनेगर कैसे बनता है, मतलब 95% वाटर में जब लोग 5% एसिटिक एसिड का डाल देते हैं तो वो विनेगर बन जाता है।
फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 290 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन, 290 केल्विन पे ये मेल्ट हो जाता है। फिर इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि ये 70 डिग्री पे, इसमें तो लिखा ही नहीं है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि 17 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, जहां पे इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पे एस्टर फॉर्म होता है जिसके अंदर फ्रूटी स्मेल होती है, ESTERIFICATION, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन क्या रिएक्शन होती है, जहां पे इथेनोइक एसिड इथेनॉल नॉल के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या फॉर्म करता है, एस्टर फॉर्म करता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इथेनोइक एसिड क्या है, CH3COOH। इथेनॉल क्या है, CH3CH2OH। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर देते हैं जिसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OCH2 से जो अच्छा है, ऐसा फॉर्मूला होता है। देखो इसका फॉर्मूला नीचे लिखना पड़ेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3 और इसके साथ वाटर भी फॉर्म होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड ओ रहेगा, इसका ऑक्टेट 4 पूरे हो गए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग एस्टर। एस्टर होता क्या है, देखो एस्टर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर एस्टरिफिकेशन के रिएक्शन के अंदर एस्टर फॉर्म होता है, जिसकी कैसी स्मेल होती है, अभी मैंने बताया फ्रूटी स्मेल होती है। फ्रूटी स्मेल मतलब फ्रूट की तरह स्मेल करता है, मीठा मीठा, ठीक है। अब सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, सैपोनिफिकेशन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, सोप फॉर्म करते हैं। सोप कैसे फॉर्म होगा, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन से। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, एस्टरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, ये सब काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बताई थी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इससे बेसिक क्वेश्चन बोर्ड्स में आते रहते हैं। अब हमें पढ़ना है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब मेरी नॉर्मली स्पीड है, तेज बोल रहा हूँ। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होती क्या, देखो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन है जहां पे हम लोग सोप का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे घर में जो सोप्स यूज होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं वही देखना है हमें। देखो हमारे पास मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने क्या कहा, OIC एसिड लिख देते हैं, OIC एसिड। जब हमारा रिएक्ट करेगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा फॉर्म करेगा सोप और उसके साथ एक कंपाउंड फॉर्म करेगा C2H5OH। C2H5OH, यस इज इट, हाँ C2H5OH, ठीक है। अब एक एग्जांपल से लेके समझते हैं, CH3COO C2H5 जब रिएक्ट करेगा NaOH से तो क्या देगा हमें, C2H5OH और क्या देगा CH3COONA, और प्लस भी होता नहीं, प्लस लगा नहीं हुआ। अब देखो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का यूज क्या होता है। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे हम लोग सोप बनाते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप करते हैं। अब रिएक्शन विद बेस, मान लो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एसिटिक एसिड क्या था, अच्छा कुछ बेसिक से रिएक्शन है जैसे स्टरिफिकेशन में पढ़ा, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा। फिर रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ क्या होता है, इथेनोइक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो कि हमारा होता है Na2CO3
Na2CO3 या फिर NaHCO3 जो कि हमारा होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये होता है हमारा तो जब ऐसा रिएक्शन होता है तो फिर क्या होता है, हमारा जो सोप रहता है, जो हमारा सोप बना है, अगर हमारा इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर वो क्या देगा, सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन देगा। क्योंकि सोप का नेचर आप देखो यहाँ पे Na+ है, मतलब ये जो सोडियम होता है मेरा हमारा बेसिक ऑक्साइड बनाता है। और जब बेस हमारा सोडियम एक सेकेंड, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा, फिर से देखो स्टेटमेंट, इथेनोइक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन, जो हमारा इथेनोइक एसिड, ओहो, इथेनोइक एसिड का हम जब रिएक्शन कराते हैं, सोडियम सोप का नहीं कराते, सोप का नहीं कराते, इथेनोइक एसिड का जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट से या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो फिर वो क्या है, जैसे ये एसिडिक नेचर का OIC एसिड है, तो सोडियम हमारा एक बेसिक नेचर का कंपाउंड है जो कि क्या देगा हमें, CO2H2 और सॉल्ट देगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम इसकी रिएक्शन एक बेस से कराते हैं तो फिर सेम वही सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक भी है हमारे इस चैप्टर का। तो सोप क्या होते हैं और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ते हैं हम लोग एक डिफरेंस के फॉर्म में। अब सोप्स क्या होते हैं, सोप, डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट। अब सोप की कुछ प्रॉपर्टीज लिख जाओ। सोप is a compound formed by Na+ और K+। मतलब सोप एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि Na+ यानी कि सोडियम या फिर पोटेशियम की हेल्प से फॉर्म होता है। अब फिर ये क्या होता है, जब ये रिएक्ट करता है किससे, फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस NaOH गिव क्या, सोप। जब फैटी एसिड किसी चीज का, जैसे मान लो किसी एनिमल का हमने फैट ले लिया या फिर लिवर ले लिया और उसको हमने NaOH के साथ रिएक्ट किया, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, सोप फॉर्म होगा। ठीक है, अब क्लींजिंग प्रॉपर्टी, ये क्या शो करते हैं, क्लींजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, सबको पता होगा क्लींजिंग प्रॉपर्टी, मतलब क्लींजिंग प्रॉपर्टी मतलब ये लोग किसी भी चीज को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर हम पोटेशियम की बात करें, सॉरी पोटेशियम नहीं यानी कि डिटर्जेंट, पोटेशियम नहीं वो डिटर्जेंट, अ सिंथेटिक डिटर्जेंट इज सोडियम सॉल्ट। ये क्या होता है, सोडियम का सॉल्ट होता है, मतलब ये भी किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और मोर अमाउंट ऑफ, इसमें कुछ दिया ही नहीं, मोर अमाउंट ऑफ, इसमें नहीं है, यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ फोम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ज्यादा फोम प्रोड्यूस होता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन है, ये लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसके इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक, जो कि वाटर लवर या फिर वाटर हेटर होता है। हाइड्रोफोबिक ये होता है, ये स्ट्रक्चर है और इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। अब हाइड्रोफोबिक क्या होता है, इसमें सोडियम बैठा हुआ होता है, सोडियम, और सोडियम क्या करता है, किसी भी, देखो सोडियम हमारा पानी से दूर जाने की कोशिश करता है और ये पानी में रहने की कोशिश करता है। तो मान लो ये हमारे पास कोई कचड़े का मॉलिक्यूल था, अब ये लोगों ने क्या किया, ऐसे 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 करके एक उसके ऊपर चेन बना ली, मतलब इस कंपाउंड को और बड़ा कर दिया, और जब वाटर हम लोग ड्रेन करते हैं, जब धुलने के बाद वाटर ड्रेन करते हैं तो ये बाहर आ जाता है काफी इजीली। तो मतलब ये जो एंड होता है हाइड्रोफिलिक, ये पानी में घुल जाता है, और हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर भागता है। ये दो एंड्स होते हैं हमारे डिटर्जेंट के।
डिटर्जेंट का फॉर्मूला होता है हमारा C17H35Na, शायद C17H35SO3Na, सॉरी SO3Na होता है, SO3Na प्लस। मतलब इसका फॉर्मूला कार्बन के 17 एटम्स, हाइड्रोजन के 35, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सोडियम जब हमारा मिलता है तो फिर हम लोग बना लेते हैं डिटर्जेंट। अब देखो वाई सोप्स आर नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। तो सोप्स क्यों वर्क नहीं करते हैं हार्ड वाटर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इज प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। जो हमारा कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो हार्ड वाटर में होता है। व्हेन सोप एडेड टू इट, अगर हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम के वाटर में सोप डालते हैं तो फिर क्या करता है, वो रिएक्शन होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं। इसी वजह से हमारा जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में फोम्स रिलीज नहीं करता है। अब ये हमारा जो ये कंपाउंड बना है इसको हम लोग बोलते हैं मिसल्स, मिसल, यस मिसल्स बोलते हैं। जब हमारा क्या होता है डिटर्जेंट का कंपाउंड किसी डस्ट के कंपाउंड से ज्वाइन हो जाता है इसको मिसल्स बोलते हैं। So this was the topic. If you're still having any doubt, can ask me in comment. This was the lecture. I think you understand about it. एक बार फिर से सोप और डिटर्जेंट एक्सप्लेन कर देते हैं। सोप क्या होता है? सोप एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि किससे, सोडियम या फिर पोटेशियम के सॉल्ट से फॉर्म होता है। फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो सोप फॉर्म कर लेता है और ये क्लींजिंग प्रॉपर्टी शो करता है सोप। डिटर्जेंट क्या होता है? सोडियम का सॉल्ट होता है और मोर अमाउंट ऑफ इसमें क्या होता है, फोम प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू सोप। इसका फॉर्मूला होता है C17H35SO3Na प्लस। फिर ये लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन होता है, बेंजीन से फॉर्म होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके पास दो एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर में जो डिसॉल्व हो जाता है, और हाइड्रोफोबिक जो वाटर से दूर भागता है। मान लो किसी कचरे के मॉलिक्यूल पे क्या हुआ, इकट्ठा हो गया, तो फिर क्या करेगा हाइड्रोफिलिक वाला, क्या करेगा, नहीं 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 नहीं, हाइड्रोफोबिक वाला क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक वाला पानी में रहेगा, हाइड्रोफोबिक पानी में रहेगा, हाइड्रोफिलिक पानी से दूर रहेगा। और फिर ये क्या करेगा, डस्ट में घुस जाएगा, इसका जो पूंछ रहेगा वो डस्ट में घुस जाएगा और ये पानी में ऊपर, जो हाइड्रोफिलिक वाला है वो पानी के ऊपर रहेगा। फिर जब हम उसको ड्रेन आउट कर देंगे तो फिर डस्ट हमारा निकल जाएगा। तो इस वजह से जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो सोप के कंपेयर में डिटर्जेंट काफी अच्छा होता है क्लींजिंग एजेंट। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम बात करें सोप की, तो वो हार्ड वाटर में वर्क क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है, सोप एक मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कम। यही हमारा टॉपिक, क्विक रिवीजन भी हो गया इन दोनों टॉपिक के, इस टॉपिक से, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत वेटेज रखने वाला बोर्ड एग्जाम में चैप्टर है। सो दिस वाज द लेक्चर। फर्स्ट लेवल इन कमेंट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।